नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। और इस शो में हम आपको बताएंगे आज का दिन भर का कारोबार कैसा रहा और साथ ही ये बताएंगे कि अगले हफ्ते आपको किस तरह की तैयारी करके चलनी चाहिए, बाजार में किन सेक्टर्स पे फोकस रखना चाहिए और अगले हफ्ते कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे जहाँ पर की बाजार की नजर रहेगी, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट की चाल इस पूरे हफ्ते कैसी रही है, ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ पूरा ट्रेड सेटअप लेकर डीपी कालरा इस पर जुड़ चुके हैं। डीपी बताइए। इस पूरे हफ्ते के अंदर अगर आप देखें तो निफ्टी ने तो काफ़ी दिक्कत में रहा, क्योंकि उसकी बड़ी वजह थी आईटी और रिलायंस का ना चलना। हालांकि ये पूरे हफ्ते के अंदर जो एक जश्न मनाया गया वो तो बैंक निफ्टी की तरफ से, इसी हफ्ते में उसने रिकॉर्ड हाई भी बनाया। खैर मैं एक एक करके आंकड़े आपकी स्क्रीन पर रखूँ, लेकिन अगर आज का आप कारोबार देख रहे हैं तो एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से आज फिर से डिक्लाइंस ज़्यादा थे, यानी कि ये सेकंड थर्ड डे है जब मार्केट ने सीवियर प्रॉफिट बुकिंग कराई और आज न केवल 17,800 को ब्रेक किया बल्कि 17,800 के नीचे क्लोज भी किया है। ये आप हफ्ते भर का प्रदर्शन अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरे हफ्ते में निफ्टी ने करीब 0.25% का नुकसान दिया, मिड कैप में भी करीब 0.2% का नुकसान था, लेकिन बैंक निफ्टी जो इस पूरे हफ्ते में रिकॉर्ड हाई बना गया उसकी वजह से इसके तेज़ी ज़्यादा थी, कैचअप नहीं कर पाया निफ्टी इसको ज़्यादा, लेकिन इसका जो फाइनल नंबर आया वो पॉजिटिव था 0.9% के आसपास का। अब आ जाते हैं सेक्टोरियल गेनर्स पे। सेक्टर कौन कौन से गेन और लूज करते हुए देखे। अगर आप सेक्टर के हिसाब से देख रहे हैं तो मेटल, बैंक और एनर्जी, ये कुल मिला के ऐसे सेक्टर देखे जिनका हफ्ते भर का रिटर्न ग्रीन में दिखा, यानी कि पॉजिटिव था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला वो था आईटी का। 7% ये इंडेक्स टूट गया और आप इसके दिग्गज टीसीएस, इन्फोसिस के नंबर्स भी आपको बताऊंगा, इन्होंने भी तेज़ गिरावट दर्ज कराई है। इसके अलावा मीडिया और हेल्थ केयर और दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे परसेंटेज में गिरावट 3% से कहीं ज़्यादा की देखने को मिली है। अब आ जाते हैं जरा निफ्टी के गेनर्स कौन कौन से थे इस पूरे हफ्ते के अंदर। अगर आप निफ्टी के गेनर्स देखें तो इंडसइंड बैंक, इसने न केवल बैंक निफ्टी को पॉजिटिव में रखा बल्कि अपने आप में इसने एक नया हाई भी टेस्ट किया है। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, इन दोनों के साथ न्यूज़ फ्लो काफ़ी इस हफ्ते में काफ़ी था, ये शेयर चले हैं। अडानी ग्रुप में से अडानी पावर की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही और इसने हफ्ते भर में रिटर्न का करीब 3% आपको दिया है। अब आ जाते हैं निफ्टी के लूजर्स पे। सबसे ज़्यादा टूटा था आईटी इंडेक्स, उसकी सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है इन्फोसिस और वो भी करीब 9% नीचे है। टीसीएस करीब 6% नीचे, यूपीएल और टेक महिंद्रा, अगर आप इस 4 शेयर्स देख पा रहे हैं, 4 में से 3 शेयर तो आईटी के हैं। इसके अलावा यूपीएल के अंदर नुकसान करीब 5% का हफ्ते भर में आपको देखने को मिला है। अब आते हैं जरा छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में, वहाँ पे भी लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट था। अगर आप वहाँ देखें तो वहाँ के जो गेनर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। उसमें कजारिया सेरेमिक्स, यूनियन बैंक, रिलैक्सो फुटवेयर, या मैं बोलूँगा फुटवेयर की ज़्यादातर कंपनीज चल रही हैं बिकॉज तिहारी मांग उनकी तरफ से बढ़ रही है। और दूसरा मैक्स हेल्थ केयर में करीब 5% का रिटर्न रहा। जहाँ पे मिड कैप लूजर्स की बात आती है वहाँ पे धानी के अंदर हमको तेज़ नुकसान आते हुए देखा। ये हफ्ते भर का अंडर परफॉर्मर रहा और इसने 13% का नेगेटिव रिटर्न दिया। एस्टर लिमिटेड के अंदर भी हाई बनने के बाद प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी सीवर थी और पूरा हफ्ता 10% टूट गया। डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये शेयर भी कमज़ोर था। मेट्रोपोलिस भी टूटा, यानी कि डायग्नोसिस के शेयर अभी भी टूट रहे हैं और इसका रिटर्न जो था करीब माइनस का 9% था। और अजंता फार्मा भी करीब 8% का नेगेटिव रिटर्न मिड कैप स्पेस से देखा गया। तो कुल मिला के ये हफ्ता बैंक निफ्टी के लिए तो ठीक था, लेकिन निफ्टी के लिए अति कमजोरी थी। बिल्कुल, तो निफ्टी में काफी कमजोरी देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने आप को संभालने की कोशिश की और सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी कैसा था ये भी हमने आपको बताया। एक एक करके इन पर चर्चा भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ अगले हफ्ते की तैयारी करने के लिए, आपको रणनीति बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मयूरेश जोशी। मयूरेश, थैंक यू सो मच 18 नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। ये पूरा हफ्ता अगर हम देखेंगे तो काफ़ी रोलर कोस्टर रहा है। हमने एक तरफ ऊपर के लेवल्स भी देखे, 18,000 के पार भी गया निफ्टी, उसके बाद नीचे के लेवल्स भी देखने को मिले और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कमजोरी ही देखने को मिल रही थी। ग्लोबल मार्केट जो चल रहे थे, कमजोर ग्लोबल क्यूज जो आ रहे थे, उससे भारतीय बाजार भी अछूते नहीं रहे। अब आगे के लिए कैसा ट्रेंड देख रहे हैं आप भारतीय बाजारों के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। दो चीजें आई थिंक जो इंडियन मार्केट्स का एक टाउट परफॉर्मेंस रहा है ग्लोबल मार्केट्स के मद्देनजर रखते हुए, बोथ मैक्रो और माइक्रो फैक्टर्स को लेके है और ये फैक्टर्स कोई ओवरनाइट चेंज नहीं होते। तो मुझे लगता है जो मैक्रो फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को, इन्फ्लेशन इज स्टिल अंडर कंट्रोल। जो कोर इन्फ्लेशन की मैं बात करूंगा स्टिल लाइज एट 5.9%।
जो इंडियन बिजनेस एक्टिविटी है दैट रिमेन्स वेरी वेरी रोबस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और उसका सीधा असर दिखता है कलेक्शंस पे। तो अगर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस और इनडायरेक्ट में जीएसटी कलेक्शंस भी आप देखते हैं, थोड़ी इन्फ्लेशनरी इफेक्ट जरूर रहेगी जीएसटी कलेक्शंस में, पर फिर भी आई थिंक काफ़ी बेहतर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और ये दर्शाती है कि आई थिंक द बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑल्सो वेरी रोबस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो ग्लोबल संकेत है जो यूरोप में हो रहा है एनर्जी क्राइसिस को लेके, जो रिसेशनरी फियर्स हम देख रहे हैं, और जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स काफ़ी हद तक आ सकते हैं अगले कुछ महीनों तक वहाँ पे, और जो कल दो कॉर्पोरेट्स के स्टेटमेंट्स है यूएस मार्केट में लेके, और जो हम एक माहौल देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेट हाइक्स इन द यूएस मार्केट एज वेल, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि सितंबर में 75 पिप्स हाइक हो और फेड और भी हाइक करते जाए apart from the dot plot of 3.5, 3.75 if inflation remains sticky। तो मुझे लगता है आई थिंक ग्लोबल संकेतों के मद्देनजर रखते हुए इंडियन मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, और इसलिए आई थिंक जो इंडियन मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस रहा है पिछले कई महीनों से, ये शायद कंटिन्यू रहे। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के वजह से और इम्पोर्टेड मंदी के वजह से शायद मार्केट्स पे एक असर देखने मिले, जैसे आज देखने मिला, क्योंकि हम आउट परफॉर्म कर चुके थे। कहीं ना कहीं आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग आनी भी लाजमी थी, और जो करेक्शंस आते हैं, प्राइस करेक्शंस बिकॉज ऑफ सच अ आउट परफॉर्मेंस, आज के मार्केट ने दिखा दिया कि ब्रॉडर मार्केट्स में जो प्राइस कट्स आए थे और जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो काफ़ी सब्सटेंशियल हुई है। बट मैं नहीं मानता आई थिंक कि मार्केट्स एक बहुत डाउन ट्रेंडिंग सिचुएशन में है। हाँ, एज पर दी ओनिल मेथोडोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट बढ़ रहा है, तो उसमें थोड़ी शॉर्ट टर्म पेन मार्केट्स में ज़रूर हो सकती है, सेक्टोरल रोटेशन ज़रूर हो सकता है। बट इन माय ओपिनियन अगेन आई थिंक इंडियन मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। 17,200 जो 50 DMI मार्केट के लिए एज पर दी ओनिल मेथोडोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहना चाहिए। अगर वो ब्रीच होता है तो थोड़ी दिक्कत, जिसमें क्या ग्लोबल क्यूज की वजह से शॉर्ट टर्म रहेगी इंडियन मार्केट्स में, बट एक टाइम वाइज करेक्शन में फिर मार्केट जाएगा आफ्टर द प्राइस करेक्शन दैट वी सी। सो मेरे ओपिनियन में आई थिंक इन्वेस्टर्स को डरना नहीं चाहिए। आई थिंक इंडियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, एंड दिस आउट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस एंड माइक्रोस will continue compared to global markets। ऑलराइट, तो ये मयूरेश की तरफ से राय उन्होंने मार्केट में शेयर की। थोड़ी तकनीकी दिक्कतें आ गई थी, इस वजह से थोड़ा संपर्क टूट गया था, लेकिन उन्होंने जैसा कहा कि थोड़ी वीकनेस यहाँ पर आ सकती है बाजार में, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, और निश्चित रूप से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ही दिखाई दे रही है बाजार में। इस लेवल पर भी अगर एंट्री करना चाहे तो फंडामेंटल अभी भी इंडियन मार्केट्स के मजबूत ही दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आगे हम एक एक करके सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी समझेंगे, लेकिन एक बार ये भी जान लेते हैं कि अगले हफ्ते बाजार के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होंगे जहां पर कि आपको नजर रखनी चाहिए। और ये सभी ट्रिगर्स लेकर हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, बताइए। आइए देखते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। तो डोमेस्टिक फ्रंट पर काफ़ी इकोनॉमिक क्यूज़ नहीं है, मगर अगर हम ग्लोबल फ्रंट पर देखें तो यूएस में फेड मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन लिया जाएगा सितंबर 22 को। उसके साथ ही हम दूसरे क्वार्टर के करंट अकाउंट बैलेंस का डेटा भी रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा S&P ग्लोबल कंपोजिट सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा भी आएगा सितंबर 23 को। यूके के मार्केट सितंबर 19 और सितंबर 23 को बंद रहने वाले हैं, और उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो होगा यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट डिसीजन। इसके अलावा यूरोजोन में हम ट्रैक करेंगे S&P ग्लोबल यूरोजोन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI डेटा जो आएगा सितंबर 23 को, और जापान के मार्केट्स बंद रहेंगे सितंबर 19 को, मगर उनका जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है अगस्त CPI डेटा और बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रैक करने के लिए।
चाइना के भी लोन प्राइम डेट्स का डेटा जो आएगा सितंबर 20 को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके रेडार पर। आपको ये सारे फैक्टर्स रखने चाहिए। मगर कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सितंबर 19 को क्वीन एलिजाबेथ II का फ्यूनरल होगा, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा सेम डे पे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क को एड्रेस करेंगे। और EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ट्रैक करने के लिए। तो ये थे सारे क्यूज़ और इवेंट्स जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमाशी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं अगले हफ्ते ग्लोबली भी अगर देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होगा 22 सितंबर को होने वाली फेड की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक जो शुरू हो जाएगी। उस पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रहेगी और आने वाले समय में आने वाला जो हफ्ता होगा उसमें ये ग्लोबल मार्केट की भी चाल तय करेगा और भारतीय बाजारों की भी चाल तय करते हुए नजर आएगा। मयूरेश, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस बार की जो पॉलिसी बैठक होगी? कुछ समय पहले तक तो 0.75% की बात की जा रही थी, अब बात की जा रही है कि 100 बेसिस पॉइंट तक की बढ़त भी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो उस पर फिर दुनिया भर के बाजार और भारतीय बाजार किस तरह पर का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार की पॉलिसी से? किस तरह के कमेंट्स आप सुनना चाहेंगे? ये तो दो चीजें, एक आई थिंक जो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट या कॉन्फ्रेंस में कमेंट्स रखे थे वो बहुत साफ थे कि इन्फ्लेशन को काबू में रखना है एंड फेड विल नॉट लुक बैक। तो आई थिंक एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज द प्राइम फोकस ऑफ द फेड और कैसे भी करके उनको इन्फ्लेशन को काबू में रखना है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो डॉट प्लॉट एनालिसिस कह रहा है फेड का, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अभी भी 75 बिप्स की ही लग रही है ये पॉलिसी मीट में। अगर 100 होता है तो मार्केट से एक शायद नीजक रिएक्शन देगा, और अगर यूएस मार्केट्स नीजक रिएक्शन देते हैं जैसे हम हमेशा कहते हैं कि यूएस कफ्स और स्नीजेस, दूसरी तरफ भी थोड़ी सी आई थिंक झटके लगते हैं, तो शायद हमारे मार्केट्स भी थोड़ा एक झटका लें बिकॉज ऑफ दिस। But a strong possibility probably is being seen at 75 bips at this point of time, and probably I think जो curve है ये अभी भी I think maintain रहेगा unless inflation starts cooling off over the next few months। तो मुझे लगता है I think 75 ये मार्केट मान के चल रहा है। अगर 100 ये पॉलिसी में ही आता है तो शायद एक नीजक रिएक्शन आएगी, जैसे मैं कह रहा था एक प्राइस करेक्शन आएगा, फिर मार्केट उसके बाद थोड़ा संभल जाएगा और एक टाइम वाइज करेक्शन में जाएगा, एटलीस्ट इन दी इंडियन कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल। चलिए, इस बीच मार्केट के दूसरे एक्सपर्ट और दिग्गज एक्सपर्ट्स का क्या कहना है ये भी हम आपको एक एक करके सुनवा देते हैं। और मैक्स लाइफ के CIO मिहिर वोरा का कहना है कि बाजार में लंबी अवधि के नजरिए से निवेश की रणनीति बनाएं, साथ ही घरेलू कारोबार से जुड़े सेक्टर में निवेश के मौके तलाशें। एक मैं कहूंगा कि नो मैन्स लैंड में है, क्योंकि एक तरफ जो आपने जैसे बताया जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो अच्छा कर रही है, पॉजिटिव डेटा पॉइंट्स हैं, और हमारी जो फेस्टिव सीजन है वो अब आ रही है, दशहरा आएगी, दिवाली आएगी, तो उस तरह से जो नॉर्मली कंजम्पशन की डिमांड होती है वो अच्छी होती है ये सीजन में। एंड हमने पिछले थोड़े महीने में ये भी देखा है कि कंजम्पशन जो 2 साल से वीक था वो धीरे धीरे करके रिवाइव हो रहा है, बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ भी पिकअप हो रहा है। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी एक तरफ ठीक कर रही है, और मेरे ख्याल से जो नॉर्मल कोरोना वायरस के जो शॉक के बाद रिकवरी होनी चाहिए थी वो हो रही है। लेकिन अब ये हो रहा है कि जो ग्लोबल माहौल है, बाहर का जो विदेशी माहौल है, यूएस देखें, यूरोप देखें, तो वहां पे एक स्लोडाउन का, शार्प स्लोडाउन का माहौल चल रहा है। 2 वजह हैं। एक तो उन्होंने जिस तरह से फिस्कल स्टिमुलस किया था, मॉनेटरी स्टिमुलस किया था 2 साल, उसकी वजह से कंजम्पशन तो बहुत ज्यादा बढ़ी थी, और इस वजह से हमने तेजी भी देखी थी ग्लोबल बाजारों में, इंडियन और इंडिया में भी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंजम्पशन डिमांड वहां बढ़ गई थी। दूसरा देखें तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई कि इन्फ्लेशन बढ़ गई, और साइमल्टेनियसली 2 चीजें हुई हैं। एक, चाइना बहुत बड़े स्लोडाउन से गुजर रहा है, और दूसरा यूरोप में रशिया की वजह से बहुत एक इकोनॉमिक शॉक लगा है। वहां पे जो गैस प्राइसेस हैं, गैस अवेलेबिलिटी है, उसकी वजह से स्लो डाउन हो रही है। तो एक ग्लोबली एक टाइटनिंग का माहौल है, लिक्विडिटी कम होने का माहौल है, और इकोनॉमिक स्लो डाउन का माहौल है, और डोमेस्टिक अच्छा कर रही है। तो इस ये 2 ऑपोजिट फोर्सेस हैं,
उसकी वजह से जो है मैं कहूंगा बाजार एक हमारी इकोनॉमी है नो मैंस लैंड में है। वैल्यूएशंस रीजनेबल है, बहुत ज्यादा चीप नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो सिलेक्टिवली मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए हम व्यू बना के चलें तो डोमेस्टिक लिंक सेक्टर्स में हमारी प्रेफरेंस ज्यादा रहेगी। The uniqueness of India offers incredible experiences across the length and breadth of the country. Enhancing this is India's push for unlocking opportunities and focus on digitization. To discuss this further, eminent industry and government leaders sat in an insightful discussion. After the pandemic, I think we are the only country in the world which is gearing up much faster as compared to other. Some of the trends which are emerging are things like staycations, right? There is sustainable tourism which is happening, and then there's a lot of rural and ecotourism as well. Travelers are desperate to explore, and the sector is more than eager to welcome them back and facilitate incredible experiences. The pandemic has actually changed the way what we expect from tourism. Catch this conversation as part of MasterCard Presents Times Network Living Room Conclave India Financial Series at these times only on Times Network. Presenting sponsor MasterCard. Savlon चुनने की एक और वजह, अब Savlon के 4 सोप्स वाले प्रोमो पैक के साथ पाएं एक Savlon हैंड वॉश रिफिल मुफ्त। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने सिक्योर्ड रिडीमेबल एनसीडी के पब्लिक इशू की घोषणा की है। प्रतिवर्ष 9.55% तक के कूपन की ऑफर और 0.25% प्रति वर्ष का अतिरिक्त इंसेंटिव। सब्सक्रिप्शन के लिए ट्रांच टू इशू खुला है। सब्सक्राइब करने के लिए indiabullshomeloans.com पर लॉग ऑन करें। जोखिम कारकों और इशू संबंधी जानकारी के लिए सेबी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी और लीड मैनेजर्स की वेबसाइटों पर उपलब्ध ट्रांच टू प्रोस्पेक्टस देखें। Hi, I'm Ravi. बचपन से ही I dreamt of working with a top bank. So after graduation, a friend recommended a banking program by Times Pro. They offer short-term programs with right industry knowledge, from core banking software to relationship banking to wealth and risk management concept. Best-in-class faculty, strong placement support with some of the best banks in the country. They even guided me in getting a loan. And I didn't require any fee money from Papa. Times Pro helped me start my banking career with confidence. It's time you check out Times Pro too. और पतंजलि आने वाले समय में 4 नए आईपीओ लाने की तैयारी में है। स्वामी रामदेव से हमारे सहयोगी दानिश आनंद ने खास बातचीत की और बातचीत में रामदेव ने कहा कि अगले 5 से 7 साल में कंपनी का टर्नओवर 1 लाख करोड़ करने का लक्ष्य है। योग गुरु और बड़े व्यवसायी स्वामी रामदेव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनकी योजना ये है आने वाले 5 सालों में पतंजलि ग्रुप को एक नए मकाम पर ले जाना है। 5 लाख करोड़ मार्केट वैल्यू के साथ में आईपीओ लिस्ट कर रहे हैं, 4 आईपीओ। ये बड़ी योजना है। वो 4 आईपीओ कौन से रहने वाले हैं और इसके साथ ही चूंकि आपकी मार्केट वैल्यू जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगी, क्या पूरा रोड मैप है? देखो, मैं पिछले 50 सालों से योग कर रहा हूँ, 30 सालों से करवा रहा हूं। मैंने पुरुषार्थ करके एक ब्रांड इक्विटी खड़ी की है। किसके लिए? देश के लिए। मैं कहता हूं मैं करता हूं पुरुषार्थ, उससे आता है अर्थ और उससे मैं बनाना चाहता हूं समर्थ भारत। अब मेरे इस पुरुषार्थ मूलक अर्थ और परमार्थ से, मेरे इस योग आयुर्वेद स्वदेशी भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था के अनुष्ठान से कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, पेट में दर्द होता है, उनको ऐसा लगता है और ये पतंजलि तो इतना बड़ा ब्रांड हो गया और एक सन्यासी इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? तो सन्यासी देश के लिए जीता है। सन्यासी का और कोई सपना ही नहीं होता। हम तो अपने निष्ठा में जीते, हम तो जीवन मुक्त हैं। हमारी कोई अपने लिए इच्छा है ही नहीं।
हमारी तो एक इच्छा है, एक एक श्वास भारत माता के लिए जिएंगे। और यदि आप रीच की बात करो, ब्रांड इक्विटी की बात करो, आप ट्रस्ट की बात करो, पुरुषार्थ की बात करो, क्वालिटी की बात करो, किसी भी चीज़ की बात करो, आप इकोनॉमिक्स की बात करो, पॉलिटिक्स की बात करो मैं देखो, मैं गलत बात करता नहीं हूँ, लेकिन एक राजनीतिक सोच समझ रखता हूँ, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी रखता हूँ, एक नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, जैसे भगवान सर्वव्यापक है, मेरे हर काम में राष्ट्रवाद मिलेगा क्योंकि मैं देश के लिए जीता हूँ। तो ये सारे बड़े आईपीओ वो भी 5 सालों में मामूली बात नहीं है। और जो आपने लक्ष्य लिया 5 लाख करोड़ का, कई लोग काफी से घबराए हुए हैं। अरे 5 लाख करोड़ तो हो सकता है 5 साल से पहले ही हो जाएगा, इससे ज्यादा भी पहुंच जाए तो आपत्ति नहीं। अभी तो जो पतंजलि फूड्स जो अभी लिस्टेड है, इसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वैल्यू का तो खाली पाम प्लांटेशन ही होगा। इसमें आप सोचो करीब 2 से 2.5 हजार करोड़ का तो आने वाले 5-7 वर्षों में एबिटा खाली पाम प्लांटेशन से आने वाला। उसको 50 से मल्टीपल करो तो 1 लाख करोड़ का तो 5 से 7 साल में पाम प्लांटेशन ही होने वाला है। 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का न्यूट्रास्यूटिकल होगा, उसका तो मल्टीपल मिलता है 70। जब यूनिलीवर को 70 मल्टीपल मिलता है तो क्यों नहीं मिलेगा भाई मुझे न्यूट्रास्यूटिकल का? तो उसका 70,000 करोड़ तो न्यूट्रास्यूटिकल से हो जाएगा। जब फूड का मल्टीपल आप 40 से 50 भी गुनो तो 1,000 करोड़ से ज्यादा का तो प्रॉफिटेबिलिटी 1,000 से 1,500 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी फूड में होगी, तो 70-80 हजार करोड़ की तो वही होगी। तो मैं तो इस पतंजलि फूड्स को ये आने वाले 5-7 सालों में 5 लाख करोड़ से ज्यादा के बनाने का सपना लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। अभी तो मैं बोलूंगा तो बहुत लोगों की चूल्हे हिलेंगे। अभी तो जितना बोल रहा हूँ उतना ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लोगों को इंडाइजेशन हो रखा है। पतंजलि लाइफस्टाइल आ रही है कि नए पतंजलि फूड्स के बाद पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि मेडिसिन, पतंजलि वेलनेस और पतंजलि लाइफस्टाइल में तो बहुत कुछ होगा। तो ये तो एक नया संसार होगा एक, और इसके द्वारा राष्ट्र निर्माण का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। भारत को आर्थिक गुलामी से मुक्ति दिला करके परम वैभवशाली बनाने का एक नया दौर शुरू किया हमने। बहुत लंबी है यात्रा। एक्विजिशन और निवेशक को आमंत्रित करने के लिए क्या आप रोड शो? तो इतने ज्यादा काम हैं, निवेशक तो अब कहते हैं ना, मतलब झोड़ा ठाए घूम रहे हैं कि वे कहाँ लगाएं। तो इतना ज्यादा इन्वेस्टर्स तो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उनका सबसे बड़ा अट्रैक्शन आज पतंजलि है। क्या जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं? अरे क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे, बहुत माल है वहाँ, लेके आएंगे। एक आखिरी सवाल, आरोप लगते हैं, मतलब विरोधी ये कहते हैं कि गौतम अडानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, कईयों के नाम लेते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों का, और ये कहा जाता है कि देश उद्योगपतियों के हवाले है। देखो भाई, मैं कोई किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। जिनकी सोच में समृद्धि नहीं है, जिनकी सोच में प्रगति नहीं है, वो बेचारे घटिया बातें करते रहेंगे, करने दो। देखो, तो ये थे स्वामी रामदेव पतंजलि के 4 नए आईपीओ के बारे में बात करते हुए। चलिए मयूरेश, अब आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे हफ्ते की तैयारी की अगर बात करें तो कौन कौन से स्टॉक हैं आपकी नज़र में, कहाँ पर आपकी तरफ से फंडामेंटल पिक्स कौन सी होगी? तो मुझे लगता है होटल्स और लेजर जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की थीम है, आई थिंक ये अभी भी बरकरार रहेगी। इसमें महिंद्रा हॉलिडेज हमें काफी पसंद आ रहा है। 2 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। एक, आई थिंक जो मेंबर एडिशंस हुए हैं, 3,800 मेंबर्स इन्होंने ऐड किए हैं पिछले तिमाहियों में, और इसकी वजह से आई थिंक जो टोटल बेस है वो 2,70,000 के आसपास पहुंच गया है। मेंबर्स के साथ साथ जो रूम एडिशन हुई, 107 रूम्स ऐड किए हैं, और टोटल रूम इन्वेंट्री 4,600 के ऊपर गई है। विद डिमांड कमिंग बैक, अनलॉक ट्रेड जिसे बोलते हैं, रिवेंज ट्रैवल जिसे हम कह रहे हैं, वीकेंड और जो हॉलिडे सीजन आएगा तीसरी तिमाहियों में, दिवाली को लग के क्रिसमस तक, एंड द 4th क्वार्टर इज वेल, मुझे लगता है आई थिंक हायर रूम अवेलेबिलिटी, इन्वेंट्री के साथ साथ जो ऑक्यूपेंसी रेट है जो 89% पे पहुंचा था, जो रिजॉर्ट रेवेन्यू 84 करोड़ पे पहुंचा था, जो डेट पे 0 डेट है और 1172 करोड़ की कैश है, ये आई थिंक बॉटम लाइन को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करेगी। और मैनेजमेंट का कहना है कि जो ये आउटलुक देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोर सब्सक्राइबर एडिशंस, जो मेंबरशिप की तरफ आई थिंक एक पुल आ रहा है रादर देन अ पुश, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट संकेत है इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स एज वेल। तो डोमेस्टिक लोकेशंस है, इंटरनेशनल लोकेशंस है, पीबीटी मार्जिन इंप्रूव होगी 15% की तरफ, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है, एफ&ई रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है महिंद्रा हॉलिडेज एक अच्छा विकल्प हो सकता है विद द टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश हमें समय देने के लिए और कुछ स्टॉक्स और बाजार पर भी हमारे साथ विस्तार में चर्चा करने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।